नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की अपनी इस क्लास में। 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कि हाल ही में संपन्न हुई राजस्थान सीनियर और जूनियर सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है। अभी हाल ही में राज्य स्तर की सीनियर और जूनियर सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने जयपुर, करौली, सीकर और हनुमानगढ़। तो इसमें से कौन सा जिला ओवरऑल इस चैंपियनशिप में विजेता रहा है। कौन सी चैंपियनशिप में? सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में, जो राज्य स्तर की थी, सीनियर प्लस जूनियर दोनों तरह की में। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, जयपुर। जयपुर जिले ने सीनियर और जूनियर दोनों तरह की प्रतियोगिता में इस चैंपियनशिप को जीता है। ओके, चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 10वीं एशियन वीमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 23 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक कहां पर किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 10वीं एशियन विमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दिल्ली में, नोएडा में, या जयपुर में, या फिर चंडीगढ़ में। तो बताइए इसका आयोजन कहां पर होएगा। अच्छा क्वेश्चन है। एशियन विमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? नोएडा में। कहां पर किया जाएगा? नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से लेकर? 23 जुलाई से 1 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो इसमें कुल कितनी टीमें शामिल होगी? इसमें 10 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें भारत भी है और गत विजेता दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाल ही में किस जिले में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु ई कंप्लेंट पोर्टल तैयार किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के जो नवाचार किए जाते हैं उनके क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि हाल ही में किस जिले में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु ई कंप्लेन पोर्टल तैयार किया गया है। तो कौन से जिले में यह पोर्टल तैयार किया गया? सीकर में, जयपुर में, या कोटा में, या फिर जोधपुर में। आपको पता होगा कि कोटा में, आपने पिछली क्लास में देखा ना, कोटा में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है, जिसका 90% काम लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अब बताइए ई कंप्लेन पोर्टल तैयार कौन से जिले में किया जा रहा है या किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर भी होगा कोटा। क्या होगा इसका आंसर? कोटा। कोटा में अपन देखते हैं ना कि ये स्ट्रेस फ्री पार्क बनाने का भी एक प्रयोजन क्या था सरकार का, कि कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कोचिंग करने वाले, तो वो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। उस वजह से उस समस्या को दूर करने के लिए भी स्ट्रेस फ्री जो पार्क बनाया है वो उस समस्या में से उबरने में बच्चों को सहायता प्रदान करेगा। इसी तरीके से जो स्टूडेंट सुसाइड करते जा रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहां पर क्या है, एक पोर्टल बनाया गया है कोटा में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है उनको कोई समस्या आ रही है तो बिना वो अपनी पहचान बताए अपनी समस्या को वहां पर वो दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ओके, ताकि जो आत्महत्याएं हो रही है उनको रोका जा सके। चलिए ये न्यूज देखिए आप, है ना, कि कोचिंग क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि बच्चे वहां पर जाकर खेलकूद और मनोरंजन कर सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त करने के लिए शिकायत ई पोर्टल बनाएगा, जिसकी पर्याप्त जानकारी भी कोचिंग विद्यार्थियों को दी जाएगी। ओके, तो राजस्थान कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। ओके, तो ये देखिए कोचिंग संस्थानों में काउंसलिंग डिपार्टमेंट
के लोग भी मीटिंग में बुलाए गए। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर और एसपी केसर ने शेखावत ने मीटिंग की पालना करवाने के निर्देश दिए। तो क्या किया जा रहा है, ये जो सुसाइड हो रही है और स्टूडेंट्स में स्ट्रेस आ रहा है, इन चीजों को रोकने के लिए वहां पर देखो वेलनेस सेंटर स्थापित करने की बात की जा रही है, स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा चुका है। ओके, और ई शिकायत पोर्टल भी वहां पर कोटा में बनाया गया है जहां पर स्टूडेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ओके, और उनकी वहां पर कोचिंग में काउंसलिंग भी करवाई जा रही है जो बच्चे तनाव में रहते हैं। ओके, तो और आपको ये भी पता होगा कि अब ये तो बात हुई कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल वाली बात। ओके, और अपनी जो सामान्य प्रकार की जो शिकायतें होती है उनको अपन कहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। कहाँ पर करा सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर कौन से हैं, कौन से 181 नंबर, कितने हैं 181। ओके, तो यहाँ पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं और शिकायत के संदर्भ में आप उन रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बम चक्रवात से प्रभावित होने वाले देश कौन सा है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बम चक्रवात से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आरएस मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चक्रवात से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो इसी के चलते ये क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया अपन ने। तो ये बम चक्रवात है, ये कहाँ पर आया हुआ है, कौन से देश को प्रभावित किया इसने किया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को इस चक्रवात ने प्रभावित किया है। ओके, तो ये देख लीजिए कि बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं के चलते 30 से अधिक लोगों की वहां पर क्या हो गई है, मौत हो गई है। कौन कौन से देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ओके, इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, 29 दिसंबर से शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर होगा। 29 दिसंबर से शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर होगा। ऑप्शन है उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर या फतेहपुर। तो देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, इनमें से कलेक्ट करके रखिए अपने आंसर आप, फिर लास्ट में आप जब आंसर शीट दिखाई जाती है तब भी चेक कर सकते हैं, तुरंत भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो 29 दिसंबर से शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है माउंट आबू में। कहां पर किया जा रहा है, माउंट आबू में। ये देखिए पर्यटन विभाग की ये न्यूज है, 29 दिसंबर से माउंट आबू में होगी शरद महोत्सव 2022 की शुरुआत। और इसमें क्या है कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉट एयर बैलून होंगे आकर्षण का केंद्र। तो ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है जो 29, 30 और 31 दिसंबर तक माउंट आबू में चलेगा। क्लियर है। अगला छठा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को कहां पर किया जा रहा है। पहले भी अपन ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं काफी देर तक। तो ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है रोहट में पाली, सोजत पाली, फलोदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर। तो इसका आंसर आपको पता भी होगा, ये कहां पर आयोजित की जा रही है, रोहट पाली में। कहां पर की जा रही है, रोहट पाली में। ये देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का, इसके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से ये न्यूज है। तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, रोहट जिला पाली में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें क्या है, 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग देश भर से कुल कितने स्काउट गाइड इसमें शामिल होंगे, लगभग 35,000, लगभग 35,000 स्काउट एवं गाइड इसमें भाग लेंगे। और ये कौन से नंबर की जम्बूरी है, ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है जो 4 से 10 जनवरी 2023 तक रोहट जिला पाली में आयोजित की जाएगी। वैसे इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसी एक ही पोस्टर में आ गई है। ओके, तो और देखिए इसके अंदर इसे 7 दिवसीय जम्बूरी
जो प्रोग्राम है इसके लिए मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 70 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। अब इसमें क्या है कि कई तरीके के एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, ओके, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिता का इसमें आयोजन किया जाएगा। ओके, तो और खास बात क्या है, 67 साल बाद इस जमहूरी का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो बताइए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई। ये जो जितने भी पैसे दे रखी है संख्या, ये करोड़ों में है। ओके, 30.5 करोड़, 31.5 करोड़, 40.5 करोड़ और 41.5 करोड़। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है इसके लिए दी गई है 31.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान सरकार संभागीय मुख्यालयों, नोट कीजिए, राजस्थान सरकार संभागीय मुख्यालयों पर अत्याधुनिक जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा सभी जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम स्थापित करेगी। इसके लिए 31.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। क्लियर है? आप इसको फिर से देखिए कि जो संभागीय मुख्यालय है, ओके, संभागीय मुख्यालयों पर और सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरीके के सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें आप इधर देखिए, साइड में देखिए, प्रस्ताव के अनुसार SMS स्टेडियम जो जयपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर, दोनों तो स्टेडियम और संभागीय मुख्यालय है ना, उन पर तो सरकार क्या खोलेगी, आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम एंड फिटनेस सेंटर खोलेंगे। साथ ही राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर केवल ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। और क्यों की जाएगी, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप देखिए। राज्य सरकार खिलाड़ियों को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम स्थापित करने के लिए 31.5 करोड़ रुपए की के बजट की क्या दी है, स्वीकृति दी है। शायद क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अपन को यही ध्यान देनी है, जैसे RS प्री एग्जाम में या SI एग्जाम में क्वेश्चन में कथन देके पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो उसमें ये पूछा जा सकता है जैसे कि SMS स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम और जो सभी जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय है, उन पर क्या खोले जाएंगे, ओपन जिम। तो वो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेडियम, दोनों तो स्टेडियम और संभागीय मुख्यालय पर क्या खोले जाएंगे, जिम एंड फिटनेस सेंटर वहां पर खोले जाएंगे। और ये जो ओपन जिम है ना, ये तो केवल जो बाकी के जिला मुख्यालय है ना, उन्हीं पर खोले जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। जैसे वो पूछा जाता है ना, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना या दूध योजना थी, उसके बारे में पूछा जाता है ना कि कौन सी क्लास के बच्चों को कितने ml दूध दिया जाएगा और कौन कौन से दिन शहरों में और कौन से दिन ग्रामीण परिवेश में। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, और अब जो बाल गोपाल योजना, उसके तहत भी काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे जो अपन स्टार्टिंग की क्लासों में अपन ने देखे थे। तो इस तरीके से बारीक बारीक जानकारी भी अपन को नोट करके रखनी है। क्लियर है? तो 8वां क्वेश्चन आप देखिए कि हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से देखना है। क्योंकि अटल सम्मान पुरस्कार वैसे तो काफी लोगों को दिया गया है, तो यहाँ इनमें से देखिए, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है गजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है प्रतीक गर्ग, सी ऑप्शन है प्रभुचंद्र मिश्रा, डी ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रभुचंद्र मिश्रा को
अटल सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। उसमें अटल सम्मान पुरस्कार में भी अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया है। किनको? प्रभुचंद्र मिश्र को। क्लियर है? तो इन्होंने क्या है, प्रभुचंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए माननीय अटल सम्मान पुरस्कार अटल अन्वेषी शिखर सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्हें उनके कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा, खासकर जब IVF भी विफल हो जाता है, में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अपन देखते हैं ना परखनली शिशु जिसको बोला जाता है IVF, जो बच्चे नहीं होते जिन महिलाओं के, तो उस चिकित्सा पद्धति में इन्होंने सहयोग दिया है। तो उसी के चलते इनको ये अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। इनके साथ ही और भी लोग हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है अपने अपने क्षेत्र में। ओके, नवा क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? जो इंडियन बैंक है उनका एक प्रोग्राम है MSME प्रेरणा। प्रोग्राम का क्या नाम है? MSME प्रेरणा। ठीक है, तो ये थोड़े दिनों पहले लॉन्च किया गया था। तो इसको अभी हाल ही में कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? ओडिशा में, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? ये आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन को आप फिर से एक बार आराम से देख लीजिए। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा, बिहार, या उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान में। ये देखिए, भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ओके, जिनको MSME बोला जाता है, के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम का क्या है? ये व्यवसाय के लिए सलाह देने वाला एक कार्यक्रम है। MSME प्रेरणा शुरू किया है। ओके, तो ये MSME प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में MSME क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। क्लियर है? तो इसका उद्देश्य MSME उद्यमियों को उनकी स्थानीय भाषाओं में, इंपॉर्टेंट चीज है, स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाता है। ओके, तो आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्लियर है? अब आप देखिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ओके, तो जो MSME का विनियमन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत किया जाता है। तो इनका डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए आप, सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो। ठीक है, तो जो सूक्ष्म उद्यम है उनका निर्धारण कैसे किया जाता है? सूक्ष्म उद्यम उन उद्यमों को कहते हैं जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम होगा। कितना? 5 करोड़ तक। 5 करोड़ से कम जिसका वार्षिक कारोबार होगा, और जहां संयंत्र और मशीनरी का उपकरण में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई उद्यम जिसमें एक जो मशीनें और संयंत्र लगाए जाते हैं उनमें जो निवेश किया जाता है, निवेश वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी जो इनकम है वो भी 5 करोड़ ही रहनी चाहिए। तो ऐसी कैटेगरी का जो उद्यम होता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म उद्यम कहलाता है। ओके, माइक्रो। ठीक है, अब जो सेकंड लेवल पर आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना? तो ऐसा उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़, ये जो पैसा था निवेश वाला, इसकी सीमा कितनी होती है? 10 करोड़। कितनी होती है? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। कितना नहीं हो? 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? लघु उद्यम, स्मॉल इंडस्ट्री जिनको बोला जाता है। ठीक है, थर्ड लेवल पे आता है मध्यम उद्यम, मीडियम। तो उद्यम
जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश कितना होना चाहिए, 50 करोड़। कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, सॉरी 50 करोड़ से अधिक है ना। और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, 250 करोड़। ठीक है, तो ये इसका निर्धारण किया जाता है इन्हीं मापदंडों के अनुसार। ठीक है, और जो इंडियन बैंक है इसके बारे में आप देख लीजिए। जब इंडियन बैंक की बात हुई है कि ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई और 1969 में भारत सरकार ने इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और आपको पता होगा 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था। अब इस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। ओके, 10वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, NHAI। NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विजय मिश्रा, संतोष कुमार यादव, रजत गर्ग या विमल जालान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पी, संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अध्यक्ष इनको बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ओके, यादव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। क्लियर है, तो NHAI के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है उसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। ओके, यह राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि NHAI का काम क्या है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनका विकास करना, उनका रख रखाव करना और उनका प्रबंधन करना, ये इस NHAI की जिम्मेदारी है। और NHAI किसके अंडर आता है, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। क्लियर है दोस्तों, 10 क्वेश्चन अपन ने भी देखे और समझे, जिनके आंसर ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और एक साथ फिर से मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये, है ना। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन रोज इस सेशन को अटेंड करते रहे और नोट भी इनको आप करते रहे। कई क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे जम्बूरी वाला क्वेश्चन आ गया है ना, युद्ध अभ्यास वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन बार बार क्लास में आते रहते हैं, तो रिवाइज भी होते रहते हैं, है ना। तो आप निरंतर क्लास को अटेंड करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ये अपनी जो क्लास हो रही है करंट अफेयर्स की, इसको आप शेयर भी करें वो लोगों तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।